नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन के खास कार्यक्रम पेट केयर में। और आज का विषय है बदलते मौसम में पालतू पशुओं की देखभाल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा शर्मा। चूँकि कार्यक्रम खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में खास तौर पर चर्चा के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर विनोद साहू जी। साहू जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। थैंक यू नमस्कार सर। कृष्णा जी। और एक और विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, डॉक्टर अरविंद जी हैं, जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर है। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अरविंद जी पशुपालक हैं और डॉक्टर साहब पशु चिकित्सक हैं, बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तो आज इनके अनुभव का फ़ायदा हम उठाएंगे और चाहेंगे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचा सकें। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए डॉक्टर साहब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसा कि समाचार पत्रों में भी आप देख रहे होंगे कि अनुमान है मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर 2 से 2.5% जो है ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। डिग्री जो है 2 से 2.5 डिग्री ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बहुत गर्मी पड़ने वाली है, भीषण जिसे कह सकते हैं। जी। तो पशुओं की देखभाल कैसे कर पाएंगे, क्या उसके लिए प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, किस तरह की तैयारी अभी से करना चाहिए, उसके बारे में बताएं। और ख़ास तौर पर जो पालतू पशु होते हैं जैसे कि पर्शियन कैट हो गई, विदेशी कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, उनकी कैसे हम कर सकते हैं देख जी रेख। जी जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मौसम बदलता है और मौसम चूँकि जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हो रहा है, तो उस प्रकार से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। तो उसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए कि यदि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो नो डाउट वो हमारे लिए भी हमको भी प्रॉब्लम करता है। हमारा जो हैबिट होता है, हमारा जो फूड होता है, हमारी हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो ऐसे ही जो पेट्स होते हैं, छोटे पेट्स होते हैं, डॉग एंड कैट होते हैं, ये भी बहुत गर्मी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनमें श्वेत ग्रंथि नहीं होती है। श्वेत ग्लैंड जो होती है, जैसे हमको तो पसीना आता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन डॉग एंड कैट्स में क्या होते हैं, श्वेत ग्लैंड नहीं होती हैं, पसीना वाली कोई ग्लैंड्स नहीं होती है, तो इसके कारण इन्हें दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये टेम्परेचर जो है ना अपना मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करते हैं, ये पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग मतलब देखा होगा आपने कि जीभ निकाल के अपनी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, ये। हाँफते हैं। इसका बिल्कुल। मतलब होता है कि वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरा बात, जो बड़े जानवरों की एस्पेक्ट में हम बात करें तो इनमें क्या होता है कि ये प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो यदि हम इनको थोड़ा टेम्परेचर के प्रति थोड़ा हम उनको कूलिंग वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे तो उससे प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है। यदि हम इनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। तो हमें करना क्या चाहिए, तो इनको हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में जैसे कई लोग जो पेट्स होते हैं तो उनको सुबह मॉर्निंग वॉक करा के ले आए, फ्रेश करा के लाते हैं, घुमा के लाते हैं उनको। फिर इसके बाद में जो टेम्परेचर होता है 12 से 4 बजे के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में कई बार पशु को बाहर निकालते हैं तो सन स्ट्रोक के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें ध्यान रखें कि उस टेम्परेचर पर बाहर न निकलें पशु, और उन्हें ध्यान रखें। लगभग किस समय को आप मानते हैं कि इस समय ही लेकर निकलें? हाँ, मॉर्निंग टाइम में जैसे आप सुबह जो है ना 11 बजे के पहले तक, 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, फिर शाम को 5 बजे के बाद जैसे सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। उस टाइम पर उनके लिए वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, वो ज़्यादा ठीक रहता है उनके लिए। जैसे अलग अलग ब्रीड होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम खुद की बात करें तो सेंट बर्नार्ड पाल रखा था, तो उसके लिए एसी या कूलर की व्यवस्था करते थे। तो अलग अलग ब्रीड के जो जानवर होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनके लिए कोई विशेष और कि घर में उनको और किस तरह से ध्यान रख सकते हैं उनका? देखिए क्या होता है कि जैसे डॉग है या हम कैट की बात करें या कोई भी एनिमल की बात करें, ये इनका जो एनाटॉमी है, इनकी सबकी कांस्टेंट, इनके जो टेम्परेचर होते हैं सबका 101.5 नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है। तो हर एक को टेम्परेचर उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। वो तो ब्रीड वाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, जर्मन शेफर्ड हो या डॉबरमैन हो या सेंट बर्नार्ड हो, हर एक ब्रीड, लेकिन उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो एक है। तो उन्हें तो उसी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर सेंट बर्नार्ड के लिए चाहिए वही टेम्परेचर डॉबरमैन के लिए चाहिए, वही जर्मन शेफर्ड के लिए चाहिए, वही हमारे पोमेरियन के लिए चाहिए। तो टेम्परेचर के प्रति तो सभी बराबर इक्वली सेंसिटिव हैं। फिर बात आती है न्यूट्रिशन की, तो भाई सेंट बर्नार्ड तो शेर होता है, बहुत बड़ा डॉग होता है, बहुत बड़ा तो उसे न्यूट्रिशन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, उसे डाइटरी रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं और ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी गर्मी है या ऐसा सीजन है,
तो उस टाइम पर उन्हें बाहर ना निकालें, क्योंकि डॉग में मैंने आपको बताया पहले कि उनमें टेम्परेचर को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, तो कई बार डेथ हो जाती है। बिल्कुल, यदि हम सन स्ट्रोक के कारण डेथ हो जाती है, तो हम थोड़ा प्रोटेक्शन करें, उस टाइम पर उन्हें बाहर ना निकालें। बिल्कुल। तो दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहली जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप कोशिश करें कि आप भी जल्दी उठें और खुद भी सैर पर जाएं, और जो आपके पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, पालतू हैं, विदेशी हैं, उनको भी सुबह सुबह ही ले जाएं या शाम में सूरज ढलने के बाद ले जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ना निकालें, जिससे कि उनकी जो है आशंका जो रहती है मृत्यु की, वो बच जाए उससे। ठीक है, अब अरविंद जी आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जैसा कि आप काफ़ी समय से पशुपालन कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि कितने पशु आज की स्थिति में आपके पास हैं। जी 9 गायें हैं मेरे पास और 2 भैंसें हैं। अच्छा अच्छा। तो कैसे इनका भरण पोषण, कैसे देखभाल करते हैं, क्या विशेषता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। जी देखिए, विशेषकर ध्यान तो ये है कि एक तो हरे चारे की उपलब्धता, जी ये सुनिश्चित करें कि बिल्कुल उनको मतलब प्रतिदिन हरे चारे की पर्याप्तता दें आप। जी। और जो आजकल काफ़ी फीड सप्लीमेंट हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें ध्यान में रख के आप सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब से भी प्रश्न किया था कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ठीक है, बड़े पशु तो एक होता है, उनकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है मौसम के अनुसार ढलने की, जी जी अनुरूप ढल जाते हैं वो। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं पशुओं के, पालतू पशु, दुधारू जो पशु होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, उनको जल्दी चीज़ें असर करती है। उनके लिए क्या क्या आप देखते हैं, क्या क्या देख रेख उनकी करना चाहिए? सर, उनके लिए जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो अपने मतलब जो फार्म है उसमें कूलर की व्यवस्था हो आपके पास, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि टेम्परेचर लेवल में रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि समय समय पर टीकाकरण और उनकी देखरेख। भाई अगर कोई ज़रूरत लग रही है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क परामर्श करके भी परामर्श लेते लेते रहें। जी जी जी। जी इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ जी, पे कि काफ मोर्टेलिटी जो होती है, जैसे अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि काफ मोर्टेलिटी मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी है। उसका कारण ये होता है कि यदि मेल काफ है तो थोड़ा पशुपालक ध्यान नहीं देते हैं, जी फीमेल काफ है तो उसे ध्यान देते हैं, उसे ज़्यादा दूध ध्यान पिलाते देते हैं, हैं ज़्यादा उसको। ध्यान देते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। हमारी बछिया बनेगी या पड़िया बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा बहुत प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। बात है ये जी। तो आवश्यकता ये होती है कि हमारे लिए मेल और फीमेल बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दूध जो दे रही है गाय या भैंस, जो दूध देती है जी वो अपने बच्चे के लिए दूध देती है। तो हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, उसको शुरू से यदि मेल हो गया तो उसको शुरू से इग्नोर करते रहेंगे, उसको दूध कम पिलाओ उसको, तो इससे क्या होता है कि जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसकी डेथ हो जाती है। जी जी। जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, वंश वृद्धि में वंश कमी आ जाती वृद्धि, है। वंश वृद्धि उस पर ही फर्क पड़ता है। तो उसका जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो फिर प्रोडक्शन जो है ना पूरा ऑनसेट रहता है, जब तक उसका लैक्टेशन पीरियड होता है तब तक उसका प्रोडक्शन कम रहेगा। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि उसको, अच्छा इनमें क्या होता है, भैंस के जो बच्चे होते हैं, पाड़ी जो होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। ब्लैक कलर होता है, तो ब्लैक कलर जो होता है रेडिएशन को डायरेक्ट, जो सोलर एनर्जी होता है उसको पूरा ग्रास्प कर लेता है, तो उनमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है और वो मर जाते हैं। वो जब पाड़ा पड़ी मरता है तो उसका प्रोडक्शन बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, मतलब उनका पूरा नीचे आ जाता है दूध का उत्पादन। तो हमें ध्यान क्या रखना है, उसको प्रॉपर डिवर्मिंग करें, प्रॉपर धूप जब 11 बजे तक, ठीक है विंटर समर में भी अपन, गर्मियों में भी 11 बजे तक रख लें। इसके बाद उसको हम प्रॉपर छाँव वाले स्थान पर रखें और उनको प्रॉपर डिवर्मिंग कराएं, पेट के कीड़ों की दवाई दें, दूध पिलाएं। ठीक है, 3 महीने के बाद जो होता है पशु, जो बच्चा जो होता है वो हरे चारे पे आ जाता है, धीरे धीरे चारा, सूखा चारा, हरा चारा खाने लगता है। तो धीरे धीरे आप दूध की मात्रा कम करके आप उसको चारे पे लेके आ जाएं, है ना। बेनिंग फूड भी अवेलेबल रहते हैं कई बार हमारे पास में, जब कई माँ मर जाती है उसकी, तो उस टाइम उस कंडीशन में हमको बेनिंग फूड प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई नए जो पशुपालक होते हैं उनकी एक गलती होती है कि भाई पशु जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, हम उनकी क्षमताओं का गलत आंकलन कई बार कर लेते हैं और इस कारण भी मृत्यु दर बढ़ जाती है पशु में। और ख़ास बात जो डॉक्टर साहब ने कही है कि भाई यदि वो जेंडर वाइज उसमें कोई भी आप परहेज़ ना करें उनको खिलाने पिलाने में, क्योंकि उस वजह से जो दुधारू गाय है उस या भैंस है उसका भी दूध फिर कम आने लगता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इस डिस्कशन का। डॉक्टर साहब आपसे अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण हम चीज़ देखते हैं, जो
कई बार नए जो पशुपालक होते हैं उनसे गलती होती है या वो इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हमें लगता है कि ऐसा पार्ट है, उसके बारे में क्या ज़रूरत है उसकी और कैसे करवा सकते हैं समय समय पे, वो आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, एक वर्ड है, हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोफाइलैक्सिस इज बेटर देन क्योर। टीकाकरण प्रोफाइलेक्टिक पार्ट होता है। मतलब प्रोफाइलेक्टिक को हम ऐसे समझाएं अपने पशुपालक भाइयों को कि बीमारी के पहले जो रोकथाम, जैसे डीपीटी, पल्स पोलियो के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकारें प्रोग्राम चलाती हैं, ऐसे ही पशुपालन में भी टीकाकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे वो डॉग कैट हो, चाहे वो काऊ बफेलो हो या कोई भी एनिमल हो। इनकी कई बार बीमारियां आती हैं तो वो कई बार छोटे फॉर्म में आती हैं, फिर वो कई बार एपिडेमिक्स हो जाते हैं उनके। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमारे जो 2-3 टीकाकरण होते हैं, जैसे अरविंद भाई हैं, इनको बताऊं ये कि गाय भैंसों में जो है एफएमडी का टीका होता है, ब्लैक क्वार्टर का टीका होता है। अभी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रूसेला का भी टीका का सघन अभियान चलाया था। और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग पूरे इंडिया में ब्रूसेला टीकाकरण में हम लोग फर्स्ट हैं। मध्य प्रदेश जो है ना फर्स्ट नंबर पे है, उसका रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग होती है उसमें भी हम लोग टॉप नंबर पे हैं। जी, जी, जी। तो ब्रूसेला ये सब टीका इसलिए लगाए जाते हैं कि हम पहले से यदि वैक्सीनेट कर रहे हैं एनिमल को, तो जो बीमारी इनकमिंग बीमारी है वो बीमारी का प्रकोप ना आए क्षेत्र में। कई बार क्या होता है कि जब हम इग्नोर कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, तो वैक्सीन नहीं हो पाता है एनिमल को। जब वैक्सीन नहीं होता है तो फिर बीमारी आ जाती है कई बार, और बीमारी आ जाती है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, जानवर को भी नुकसान होता है और उसका प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है, दूध का उत्पादन भी जाता है। और कई बार जब लापरवाही ज़्यादा हो जाती है, इलाज के अभाव में जानवर मर भी जाता है। बिल्कुल। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया एक ऐसी बीमारी है, एचएस ऐसे बोलते हैं, बीक्यू ऐसे बोलते हैं। इनमें जानवर 2 से 3 दिन में मर जाता है, 48 घंटे में डेथ हो जाती है अच्छा, यदि उपचार नहीं मिले। अच्छा, अच्छा। तो ये खतरनाक बीमारियां होती हैं, तो इनके रोकथाम के लिए हमारे विभाग के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं कि सघन टीकाकरण कार्यक्रम चलता है। सघन मतलब पूरे क्षेत्र में हमारे जो विभाग की जो टीम है जाती है, घर घर जाती है और वैक्सीन करती है। उसकी चूंकि हम लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करना होती है, तो हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करते हैं ऊपर लेवल पे। इसको पूरा पीएमओ तक मॉनिटर करता है। जैसे एफएमडीसीपी प्रोग्राम चल रहा था, फूट एंड माउथ डिसीज प्रोग्राम, तो उसका जो रिपोर्टिंग जो है ना पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्टिंग हो रही थी उसकी, वहाँ तक पूरी रिपोर्टिंग थी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग थी। मतलब इतना विस्तृत कार्यक्रम हाँ, होता है पूरा ये एफएमडी बड़ा प्रोग्राम चलता है। वही एफएमडी की आपने बात करी है, तो क्योंकि एफएमडी अपने आप में एक विस्तृत बात हो गई, तो उसके बारे में पहले तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि एफएमडी क्या है, किस तरह का रोग है, और दूसरी बात कि इससे रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया कृष्णा जी आपने। देखिए, एफएमडी मतलब फूट एंड माउथ डिसीज, खुर पका मुंह पका रोग। ये हमारे किसान भाई सब लोग परिचित हैं इस बीमारी से, क्योंकि कभी ना कभी पूरे इस कार्यकाल में उनका पाला पड़ता है उस बीमारी से। तो उसका रोकथाम यही होता है कि हमारे जो 1 साल के 6 महीने से 1 साल के जो पशु हो जाते हैं उनको हम वैक्सीनेट कर दें। ठीक, इसके बाद में रेगुलर वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं। जगह जगह हमारी सघन अभियान के तहत जो है वैक्सीनेशन करते हैं, उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करते हैं। आपने यदि वैक्सीन कर दिया है तो फूट एंड माउथ डिसीज नहीं आती। ठीक अच्छा, है। ये इसके क्या स्टेन्स होते हैं जी। इसके 4 स्टेन्स होते हैं। कई बार डिफरेंट स्टेन्स में बीमारी प्रकट हो जाती है। तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं? वैक्सीन के थ्रू कर सकते हैं, और वैक्सीन यदि लग गया ना तो फिर वो बीमारी नहीं आती है। अब आ गई बीमारी तो बड़ी दिक्कत है। आने के बाद क्या होता है, यदि प्रेग्नेंट है एनिमल तो उसका गर्भपात हो जाता है, दूध वाला एनिमल है तो उसका दूध चला जाता है। कारण क्या है कि उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलना फिरना बंद हो जाता है, उसका खाना पीना बंद हो जाता है। तो उसका जो प्रोडक्शन होता है उससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हमारे किसान भाइयों को। पूरे इंडिया में यानी बात करें, यदि जहाँ जहाँ एफएमडी आती है तो दूध पूरा डाउन हो जाता है। तो प्रोडक्शन एक किसान की जो होती है, जो बैकबोन होती है मिल्क, वो पूरा प्रोडक्शन अफेक्ट करता है, तो उसको वो आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत तो हम कहना ही चाहते हैं कि आप वैक्सीन टाइम पे करवाएं, और कोई भी जानकारी है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं आप उनसे कांटेक्ट करें, और उनके माध्यम से आपके घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध है। 1962 हमारी हेल्पलाइन नंबर है। 1962 हेल्पलाइन नंबर है, ये आप ज़रूर नोट कर लें। 1962 पे आप कॉल करते हैं तो उसके 1 से 2 घंटे में हमारे जो पशुपालन विभाग की टीम होती है, पशु चिकित्सक होते हैं, आपके घर पहुंचेंगे। आपकी एक नॉमिनल एक रसीद बनती है, और आपकी गाय या भैंस का जो भी पशु है उसका उपचार किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक कहावत भी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला था, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि भाई जब परेशानी आ जाए उस समय पर उसका इलाज कराने से पहले आप टीकाकरण यदि करा लें तो वो बीमारी आने से ही आप बच जाएंगे, वो परेशानी आने से ही आप बच जाएंगे। अरविंद जी, चूंकि आप तो पाल ही रहे हैं, पशुपालन कर ही रहे हैं लंबे समय से,
तो आप भी टीकाकरण के बारे में बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है और क्या इस तरह की बीमारी से एफएमडी जो है आपका भी पाला पड़ा है कभी? नहीं सर, क्या है कि मैं तो जैसे रेगुलरली टीकाकरण करवाता हूँ हर साल, विशेष तौर से ध्यान देता हूँ इस पर, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या है कि आने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो जिनके पास पशु हैं वो ये टीकाकरण नियमित रूप से कराएं। तो टीकाकरण क्या इतना ज़्यादा महंगा होता है या कि सभी नहीं कराते हैं या लापरवाही इसके पीछे होती है, क्या नहीं वजह नहीं, ये मानते हैं तो सर क्या है कि किसान की लापरवाही रहती है। टीकाकरण का कोई चार्ज नहीं है। ये जो शासकीय डॉक्टर साहब रहते हैं ये फ्री में मतलब आपके घर आकर टीकाकरण करके जाते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यदि आप कर रहे हैं पशुपालन तो उसको बिल्कुल तरीके से करिए, टीकाकरण कराइए, तो आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे आप सीधे सीधे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब पशुपालन एक व्यापक क्षेत्र है, खासकर हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा भारत देश में। तो आप इसको व्यवसाय के तौर पर कैसे देखते हैं, स्वरोजगार के तौर पर कैसे देखते हैं? क्या इससे आजीविका चला पाना पूरी तरह से संभव है? यहाँ पर थोड़ा टीकाकरण के बारे में एक पॉइंट मिस हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डॉग एंड कैट्स के बारे में हम बात करें, उनका टीकाकरण भी जरूरी है। जी जी। डॉग का जो टीकाकरण होते हैं, जो पपीज होते हैं, उनका 45 डेज पर पपी डीपी का एक वैक्सीन लगता है जी। और वो इतना महत्वपूर्ण टीका होता है। यदि कई बार वो टीका नहीं लगता है तो पार्वो का इन्फेक्शन आता है, पार्वो वायरल डिसीज होती है, उसका इन्फेक्शन से गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, वोमिटिंग होता है, लूज मोशन होता है, ब्लडी डायरिया होती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे जो पेट्स वाले जो लोग हैं वो उसका टीकाकरण जरूर करवाएं। 45 डेज पर होता है, फिर उसके 4 वीक के बाद में नेक्स्ट उसका वैक्सीन लगता है, फिर 90 डेज पर ARV लगता है और उनके बूस्टर डोज लगते हैं। इसके बाद में एनुअल वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है। तो हमारे जो भी रजिस्टर्ड वेटनरी ऑफिसर हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनके कांटेक्ट करें और उनको वैक्सीन कराएं। इसके बाद रेगुलर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, नहीं तो बड़ी मुश्किल, कई बार बहुत ऐसी बीमारियां आती हैं, डिस्टेंपर वगैरह जो बीमारी होती है उनमें बहुत नुकसान होता है, पैरालिसिस हो जाती है, चल फिर नहीं पाता है पेट्स, और फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर डेथ हो जाती है उसकी। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि अपन बड़े लेवल पे अपन कैसे कर सकते हैं, स्वरोजगार के तौर पर कैसे देख सकते हैं? कैसे देखें। एक किसान क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन की किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आपके जो उसके ऊपर है, कृषि के ऊपर होता है, ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड हमारी मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें 18,000 रुपये भैंस के पर और 15,000 रुपये गाय पर। अब आपके पास जैसे 10 गाय हैं, ठीक है, तो 10 गाय में हो सकता है आपको 5 गाय के लिए 18,95,000 रुपये आपको मिल जाएगा, या 10 गाय पे 1,80,000 रुपये मिल जाएगा। 10 गाय हैं तो आपको 15-10 मतलब 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा। तो ऐसे आपको ये पैसा आपको दिया जाता है, वो रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिलता है। 7% नॉमिनल इसका ब्याज रहता है। आप यदि उसको जमा कर देते हैं तो नेक्स्ट डे आप फिर निकाल लीजिए। तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आपका उसके ऊपर कृषि के ऊपर होता है, ऐसा ही किसान क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ पर दिया जाता है, बनता है। हम लोग उसको वेरीफाइड करते हैं एनिमल को, इसके बाद में वो ले सकते हैं और उस फंड को आप पशुपालन की गतिविधियों में खर्च कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, हमारी केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसमें 50% सब्सिडी देते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे यदि आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो 50 लाख जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब्सिडी देगी, 50 लाख आपको खुद खर्च करने पड़ेंगे। बड़े प्रोजेक्ट इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। डेयरी अगर शुरुआत करनी तो बहुत बड़ी बात है कि 50% तक सब्सिडी मिल रही है, मतलब इससे ज़्यादा क्या सपोर्ट हो? ये 2026 तक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। 2026 तक जो बड़े बड़े फार्म एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि दूध की रिक्वायरमेंट हमें डे बाई डे बढ़ना है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रो हो रही है, जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और बिना दूध के अपन देखते हैं घर में घर में जो चाय की बिना अपन घर की शुरुआत नहीं होती, सुबह की शुरुआत नहीं होती। बिल्कुल सही बात। तो डेयरी प्रोडक्ट की उसका प्रोडक्शन हमें चाहिए, तो ऐसे फार्म एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें अरविंद जी आप ये बताएं कि कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है और वो चाहता है कि मैं गाय पालन कर लूँ, पशु पालन कर लूँ और उसके माध्यम से आजीविका भी चला लूँ, पढ़ाई भी कर लूँ, तो क्या ये संभव है? क्योंकि आप कर रहे हैं तो कहाँ तक ये संभव हो पाता है, क्या लागत आ पाती है और क्या इसके फायदे हो सकते हैं? थोड़ा सा आप दर्शकों को सीधे तौर पे बताइए। जी हाँ, बिल्कुल संभव है सर ये, क्योंकि इसमें विशेषकर समय जो है वो सुबह शाम का समय है। आप सुबह जल्दी उठकर ये काम कर सकते हैं, शाम को 5 के बाद आप ये काम कर सकते हैं। दिन में आप चाहें तो आप जो भी पढ़ाई है, कॉलेज वगैरह जाना है, आपको जा सकते हैं। खास विशेष समय जो है इसका ध्यान देने का वो सुबह शाम का है। बिल्कुल।
तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप, तो भी आप इसमें थोड़ा सा समय देकर भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है, तो क्योंकि अब समय कम है, तो आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे कि योजनाएं सरकार की किस तरह की और योजनाएं जिससे एक नया कोई शुरुआत करता है तो उसको एक सपोर्ट मिल जाए। देखिए क्या है कि जैसे अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कर सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल सही। हमारा जो यूथ है, हमारे मतलब पशुपालन में एक बहुत बड़ा, जैसे हम बात करते हैं हेल्थ की बात करते हैं और प्रोडक्शन की बात करते हैं। जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। प्रोडक्शन, जैसे दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, घर में खाएगा, इसके बाद तो सेल करेगा, तो इसके बाद में उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो आप क्या है कि इसको हम जैसे जो शासकीय जो योजना है, एक हमारी बहुत अच्छी योजना है जिसमें हम लोग जो है, जैसे जो हमारे जो छोटे किसान होते हैं वो बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन के लिए जो है करीब 76,000 रुपीज़ की यूनिट कॉस्ट होती है। जो भी पशुपालक भाई हैं, जो छोटे किसान हैं या जो पशुपालन करना चाहते हैं, तो उसमें 50% सब्सिडी रहती है और 10% मार्जिन मनी देना होता है, बाकी 40% का लोन हो जाता है ब्याज। ठीक, एक ये योजना है। कुछ पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, मुर्गी फार्म चला सकते हैं, तो उसके लिए कड़कनाथ और बैकयार्ड टाइप की योजनाएं होती हैं। उसमें 80% तक सब्सिडी रहती है, 20% और कुछ योजनाएं फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती है, निःशुल्क रहती हैं। एक मुर्रा पाड़ा योजना है हमारी, समुन्नत मुर्रा पाड़ा योजना। उसमें हम लोग हरियाणा नस्ल जो मुर्रा ब्रीड होती है, मुर्रा नस्ल होती है, उसका पाड़ा हम प्रोवाइड कराते हैं और उस पाड़े से ब्रीडिंग करके वो किसान अपने क्षेत्र में जो है अपनी भैंसों को जो है कंसीव कराएगा, फलाएगा उनको और उनसे एक निश्चित राशि वसूल कर सकता है और अपनी भैंसों को भी वो इंसेमिनेट कर सकता है। तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं, यदि कोई करना चाहे तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि छोटे किसानों का काम है, ये कोई भी कर सकता है, व्यापक स्तर पर कर सकता है। और आप देख रहे हैं जैसे कि 80% तक सब्सिडी मिल रही है, तो बहुत ही आसान है। अब अरविंद जी आपसे आखिरी सवाल लेंगे। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कोई भी क्षेत्र में आना चाहता है तो आपकी क्या एक सलाह है हमारे दर्शकों को? जी, जैसे कोई भी क्षेत्र में अगर आना चाहता है तो मेरे हिसाब से, तो मेरे नज़रिए से तो बहुत अच्छा काम है ये, और ख़ासकर कृषक भाइयों के लिए तो बिल्कुल एक नंबर काम है। बिल्कुल, तो बहुत सारी अच्छी जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञों ने यहाँ पर दी। आप भी जान सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, बहुत कम समय दे करके इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार का भी पूरा समर्थन होता है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे सब्सिडी के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाते हुए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए भी इस बिज़नेस को, पशुपालन को आगे बढ़ा सकते हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सतर्कता रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पशुओं की सेंसिटिव होते हैं वो भी। टीकाकरण एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। टीकाकरण अगर आप समय पर करा लेते हैं तो आप आने वाली जो विपदा है या परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप कार्यक्रम में आए। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से भी हम उम्मीद करते हैं इसी तरह हमारे साथ आगे भी वो जुड़े रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि दूरदर्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहें और जानकारियां पहुंचाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और 26 फरवरी